अब बात करते हैं हमारे 5 की बात की फोकस की। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप सबको याद होगा जब एनडीटीवी ने स्कूलों की मनमानी पर फीस की फांस के नाम से एक सीरीज चलाई और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा था कि स्कूलों को मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कि वो जब मन फीस बढ़ा दें बिना माता पिता बिना अभिभावक की सलाह मशवरा के। इसको लेकर दिल्ली कैबिनेट ने कानून भी पास किया है। लेकिन अभी फिर खबर आई है कि दिल्ली के डीपीएस द्वारका का एक उदाहरण सामने आया है कि कई निजी स्कूलों को ऐसे आदेशों की कोई परवाह नहीं है। आदेश पारित हुए हैं लेकिन स्कूल को इसकी कोई परवाह नहीं। शिक्षा निदेशालय ने 7,000 रुपए से कुछ ऊपर महीने की फीस तय की है, मगर स्कूल 17,000 मांग रहा है। मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन स्कूल बच्चों को रोक रहा है कि अगर आप ये बढ़ी हुई फीस नहीं देंगे तो बच्चों को स्कूल अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। कल वहां पर स्कूल के गेट पर बाउंसर खड़े हुए नजर आए जो बच्चों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बच्चों को बिना माँ बाप को बताए अचानक वापस भी भेज दिया गया। 32 बच्चों को स्कूल से निकालने का आदेश दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं अश्विनी कुमार सिंह हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। दिल्ली के डीपीएस द्वारका स्कूल के बाहर गार्ड के अलावा बाउंसर भी लगाए गए हैं। उन्होंने मंगलवार को कई बच्चों को स्कूल जाने से रोका। अभिभावकों के विरोध और पुलिस के दखल के बाद जब बच्चे भीतर गए तो उन्हें बीच में ही घर भेज दिया गया, जबकि अभिभावकों को इसकी खबर भी नहीं थी। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने अंदर करा किसी तरीके से बच्चों को अंदर भेजने के बाद में बच्चों को एक अलग एरिया में बिठाया गया धूप के अंदर। क्लासेस में तब भी नहीं भेजा गया, जबकि ऑल दो पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे। उसके बावजूद भी बच्चों को वहाँ से एक स्कूल बस में बिठाया गया चुपचाप, चोरों की तरह। आप कह सकते हैं चोरों की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बच्चा एक स्कूल में जा रहा है या किसी कैद में जा रहा है, किसी जेल के अंदर जा रहा है। चोरों की तरह उसको वहाँ से निकाला गया। उसके बाद में बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे हुए उनको घर पे पहुँचाया गया, वो भी किसके साथ? बाउंसर्स के साथ में। मामला बेलगाम फीस बढ़ोतरी का है और कोर्ट में है। शिक्षा विभाग द्वारा तय फीस 7,785 रुपए महीना है। स्कूल 17,000 रुपए महीना फीस लेता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह रखा है कि बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इस मामले में 16 मई को अगली सुनवाई है। लेकिन सुनवाई से पहले ही स्कूल ने 32 बच्चों के अभिभावकों को मेल भेजा कि वो आकर उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लें। हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये रिट पिटीशन 10434 एनसीपीसीआर ने ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है डीपीएस द्वारका के खिलाफ कि एफआईआर की जाए प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बच्चों के साथ एक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। पहले ही भी बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया गया था। 16 तारीख को हियरिंग होनी है, तो आप 12 तारीख को नाम क्यों काट रहे हो? और जब मैटर सब्जुडाइज है तो आप एक्शन क्यों ले रहे हो? और वो भी बच्चों के खिलाफ। अगर आपको फीस का इशू है तो पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स से बात कीजिए। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि फीस को लेकर बच्चों को स्कूल से निकाला गया है। द्वारका के स्कूल की हैरेसमेंट बाकायदा डीएम ने अपनी रिपोर्ट में बताई, उसके बावजूद उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई और कल द्वारका के 34 बच्चों के नाम काट दिए गए। तो दिल्ली में लाखों पेरेंट्स के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है और उनको बढ़ी हुई फीस देनी पड़ रही है। और ये सरकार पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ उठे प्रदर्शन से लेकर बात अब बच्चों के निकालने तक आ पहुंची है। सरकार ने कहा कि वो कमेटी बनाकर जांच कर रही है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी बच्चे के खिलाफ कोहर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी एक्शन स्कूल नहीं लेगा। बातचीत अभी चल रही है, मामला कोर्ट में है। बावजूद उसके स्कूल ने बच्चों को नोटिस भेज दिया है और उनको कहा है कि वो आके अपना टीसी लेके जाएं। हमने डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ट्राई किया, फ़ोन किया, मैसेज किया। उसके अलावा स्कूल के प्रबंधन को भी मैसेज किया, स्कूल के प्रिंसिपल को मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेरेंट्स परेशान हैं कि वो आखिर करें क्या। जब डीओई कहता है कि अप्रूव्ड फीस दें और स्कूल मनमाने तौर पर अपनी फ़ीस वसूलता है, तो वो किसकी माने और किसकी ना माने। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो सरकार ने दंडनीय कार्रवाई की बात की थी और उसके बावजूद ये हाल है। जब एनडीटीवी के कार्यक्रम में खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था कि स्कूल जबरदस्ती नहीं कर सकते वरना उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने में शिक्षा निदेशालय ने ये ऑर्डर जारी किए हैं कि इस तरीके से खरीद के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। करने पर केवल सिविल कार्रवाई नहीं, दंडनात्मक कार्रवाई बीएनएस की धारा में की जाएगी। और आप देखते जाइए, हमारे पास जो शिकायत आ रही है उसके अंतर्गत स्कूलों के ऊपर बीएनएस की धारा में गिरफ्तारी तक की कार्रवाई होगी। ये हमने की है। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल विधेयक को भी मंजूरी दी है। मंत्री ये कह रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि स्कूलों को इस बात की कोई परवाह नहीं है? स्कूल विधेयक को मंजूरी देकर प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने नकेल तो कसी थी। इस विधेयक में क्या कहा गया था, आपको ये भी दिखाते हैं कि ये जो फीस के लिए को लेकर जो विधेयक है उसमें कही गई ये बातें हैं कि एक बार फीस बढ़ जाने पर 3 साल तक प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस का निर्धारण 3 स्तरीय कमेटी करेगी, यानी कि मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ेगी। स्कूल फीस कमेटी में स्कूल मैनेजमेंट के अलावा 5 अभिभावक भी शामिल होंगे। अभिभावकों का निर्धारण लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा और समिति की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ाने पर स्कूल पर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, यानी कि अगर मनमाने ढंग से 3 साल के पहले फीस बढ़ा देते हैं स्कूल तो जुर्माना भी हो सकता है। फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करने पर हर दिन स्कूल पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बातें साफ तरीके से कह दी गई हैं। इसके बावजूद डीपीएस द्वारका में जो हुआ वो आपके सामने है। हमारे साथ जुड़ गई हैं अपराजिता गौतम, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली अभिभावक संघ की। अपराजिता गौतम, आपने लगातार इस पर काम किया है और आपको इस पूरे मैटर की बड़ी अच्छी जानकारी है। तो किसी भी तरह का खौफ, किसी भी तरह का डर नहीं है स्कूलों को जब सरकार ने ये विधेयक पारित कर दिया कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं डीपीएस द्वारका से, ये एक स्कूल है, हो सकता है और स्कूल्स में भी ये हो रहा हो, तो ये क्या वजह लगती है आपको कि स्कूलों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला है? थैंक यू नगमा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अभी ये बिल पास नहीं हुआ। आपको पता है अभी विधानसभा के पटल में बिल को रखा जाना है। अब आ जाती है दूसरी बात कि ये जो डीपीएस द्वारका की हम स्पेसिफिकली बात करें, ये कहानी अभी से शुरू नहीं हुई है, पिछले 4-5 साल से चल रही है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम इस स्कूल ने फीस दुगनी कर ली थी। अब आप ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये स्कूल सारे ही ऑर्डर्स को वॉलेट कर रहा है, चाहे कोर्ट का ऑर्डर क्यों ना हो। तो यानी कि स्कूल आज की डेट में संविधान से बड़ा है, कोर्ट से बड़ा है, या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बड़ा है। तो इसके पीछे के हमें कारण देखने होंगे, क्योंकि अगर हम डीपीएस द्वारका की बात करें, वो ओपनली सारे अगर ऑर्डर्स वॉलेट कर रहा है, और स्पेशली ये स्कूल आपको बता दें नगमा, डीडीए लैंड पर बना हुआ है, जबकि साफ साफ है डीडीए लैंड में ये लैंड क्लॉज में आता है स्कूल, और यहाँ पर लैंड क्लॉज के अनुसार ये है, इस स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो ये जो पेरेंट्स हैं, डिपार्टमेंट से परमिशन के बगैर ये फीस बढ़ी है, जो मामला जो है वो ये सब्जुडिस है मामला, अगर मैं सही बता रही हूँ। उसके बावजूद बच्चों को बाउंसर बुलाकर गेट से वापस भेज दिया गया है और अभिभावकों से कोई बात नहीं की गई है, जबकि मामला सब्जुडिस है। तो क्या कार्रवाई स्कूल पे हो सकती है ऐसे में? देखिए, कार्रवाई की बात करें, बहुत प्रैक्टिकली मैं कहूंगी नगमा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे भी केसेस सालों दर साल आते जा रहे हैं। स्कूलों पे आज तक हमने कोई कार्रवाई नहीं देखी। यहाँ तक कि अगर स्कूल में किसी बच्चे का मर्डर तक हो जाता है तब स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो आज मैं इस केस में मैं कार्रवाई की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती। कार्रवाई होती है तो हम इसका बहुत लार्जर स्केल पे हम वेलकम करेंगे। जी, बट क्या ये बहुत आम है कि बच्चों को इस तरह से रोक दिया जाए स्कूल के अंदर जाने के लिए, अगर बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स देने से इनकार करते हैं? तो ये तो एक मिसाल है, पर आपने तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे, फॉलो करती हैं आप, तो क्या कॉमन है ये? बहुत कॉमन है नगमा। यहाँ पर मैं ये कहूंगी, जैसे स्कूल में जो आर्बिट्री फीस है, और यहाँ देखिए, अगर मैं डीपीएस द्वारका का आपको केस का एग्जांपल दूं, यहाँ स्कूल जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल को वो फीस दे रहे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको देने के लिए कह रहा है।
आप देखिए जो लीगल फीस बनती है, जो एज पर नॉर्म्स, एज पर रूल्स बनती है, बट स्कूल कहता है नहीं जी मुझे तो 11,000 चाहिए, मुझे 12,000 चाहिए। जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर झगड़ा है, यहाँ पे कोर्ट ने जबकि बोल दिया है। अब मजेदार बात यह है कि पेरेंट्स जो सिर्फ अमाउंट नहीं दे रहे हैं, वहां पे जहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट की बात की जाए, अब जी। यहाँ पे स्कूल बच्चों को हरास कर रहा है। और आपने जो प्रश्न पूछा, यस नगमा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर जगह पे स्कूल ऐसा करते हैं और स्कूलों को पता है कि पेरेंट्स पे जरा सा दबाव बनाओ। इसीलिए हम बोलते हैं ये नए जमाने के, मैं माफी चाहूंगी, ये डाकू हैं। पहले ये लोग बच्चों को घर से ले जाते थे, अब इनको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बच्चा भेज रहे हैं, ये लेकिन हमारे इसकी बच्चे को जी, हरास पर करेंगे। किसकी वजह ये भी है क्या कि अभिभावकों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना मजबूत नहीं है, बहुत कम पेरेंट्स सामने आते हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अगर स्कूल बच्चों को वापस भेज रहा है और बड़ी संख्या में ऐसे अभिभावक हैं जो इस बढ़ी हुई फीस को देने से इनकार, डिफरेंशियल अमाउंट देने से इनकार कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि वो फीस नहीं दे रहे हैं, वो फीस दे रहे हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, जो स्कूल ने बढ़ाई है। जो डिफरेंस है वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि मामला सब जुडिस है और ऐसे में बच्चों को वापस भेज दिया जा रहा है, बाउंसर्स खड़े किए जा रहे हैं गेट पर। तो बहुत सारे अभिभावक क्या आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ? क्या एक आपको दिखता है कि एकजुटता, या ये है कि कुछ चंद लोग आवाज उठाते हैं शायद इसलिए स्कूल अपनी मनमानी नगमा, करते हैं? यही एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जिसके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, जिस पेरेंट को प्रॉब्लम आ रही है, केवल वही जाके आवाज उठा रहा है। मेरा ये मानना है, अगर स्कूल में 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर एक बच्चे को भी समस्या है तो उसके अलावा बाकी बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं, वेरी नेक्स्ट डे उसको प्रोटेस्ट करते हैं उस चीज को लेकर, तुरंत स्कूलों में इस टाइप में लगाम लग जाएगी। बट यही समस्या है, आई एग्री कि यहाँ पे पेरेंट्स की यूनिटी नहीं होती है। अब आप देखिए, यहाँ पर 31-32 बच्चों को कल इन्होंने रोक दिया बाहर बाउंसर्स बुलाकर। अब समस्या ये देखिए, स्कूल के पास पैसा है बाउंसर्स को रखने का, बाउंसर्स को कौन से पैसे से रख रहे हैं? ये पेरेंट्स के ही पैसों से रख रहे हैं। कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स के पैसों से ही लड़ रहे हैं केस, मतलब मेरे अगेंस्ट केस लड़ रहे हो, मेरे ही पैसों से लड़ रहे हो। जी। और यहाँ पे स्कूल कोर्ट में ये दलील देता है कि हम फीस जो बढ़ा रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। और डीपीएस जैसे स्कूल में पैसा नहीं है, हम मान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक बात को आपको मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि डीपीएस के जो स्कूल है, डीपीएस सोसाइटी चलाती है, यहाँ सभी स्कूल से पैसा आता है, सोसाइटी में जाता है और वो सोसाइटी स्कूल के हिसाब से पैसे को अलोकेट करती है। तो यानी कि उस स्कूल को जितनी जरूरत है सोसाइटी उतना पैसा देती है। एग्जाम्पल, अगर स्कूल ने 10 करोड़ का इनकम जनरेट की है और सोसाइटी को लगता है स्कूल को 4 करोड़ की जरूरत है, तो 6 करोड़ सोसाइटी रख लेती है। तो इस लिंक को देखने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन ऑफिसर्स की। और सबसे पहली जिम्मेदारी है, मैं आपको फिर बता देती हूँ, स्कूल में जो बनी हुई पीटीए है और उसके अलावा डीडी नॉमिनीज है। समस्या यही है कि स्कूलों में ना तो प्रॉपर तरीके से पीटीए का इलेक्शन होता है, ना नॉमिनीज काम करते हैं। मैं पीटीए पे इसलिए तवज्जो दे रही हूँ नगमा, आगे आने वाले समय में ये समस्या और ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिल में जहां पर 3 लेवल कमेटीज की बात की जा रही है, हर जगह पे पेरेंट्स को रखा गया है, जो एक अच्छी बात है। बट अगर वो पेरेंट स्कूल के हिसाब वाला पेरेंट होगा, यानी लेकिन अपराजिता, इसमें एक जो मुझे अच्छी चीज नजर आ रही है और उम्मीद है कि ऐसा हो, वो ये कि लॉटरी के जरिए ये पेरेंट्स आएंगे, तो शायद एक चेक एंड बैलेंस रहेगा। नहीं नगमा, वो देखिए स्कूल के पास सारे ट्रिक्स होते हैं, लॉटरी करवा लो, पीटीए का इलेक्शन फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, स्कूलों में गूगल फॉर्म के थ्रू इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं आज की डेट में, और गूगल फॉर्म में भी पेरेंट हैं अपने पासवर्ड और अपने लिंक से, अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, बच्चे की पूरी डिटेल करके अपना वो वोट दे रहा है। ये कहाँ पॉसिबल, आप कैसे मांग सकते हो इस बात को? तो कम से कम इस विधेयक में ये बातें कही गई हैं, लेकिन आपने ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है लगातार, तो आपको उम्मीद ज्यादा नहीं है। वैसे इस विधेयक को मंजूरी तो दी गई है, अब इसको एक कानून के तहत सामने आना होगा। आपके एक पटल के माध्यम से एक चीज कहूंगी, मैं अनुरोध करूंगी सरकार से, इस विधेयक को आप पेरेंट्स के सामने लाइए, क्योंकि पेरेंट्स अपनी लिमिटेड जो नॉलेज है, जो पीसी में आशीष सूद जी के द्वारा दी गई थी, उसी लिमिटेड नॉलेज के आधार पे वो सरकार को सजेशंस देंगे। तो पेरेंट्स के सजेशंस को इसमें जरूर साथ में रखा जाए। अपराजिता, बहुत धन्यवाद आपका इन बातों को सामने लाने के लिए कि अभी भी क्या समस्याएं हैं, क्या कमियां हैं जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, इन्होंने देश के
52वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ आज ली है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवाई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जस्टिस गवाई इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध हैं। जस्टिस गवाई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवाई उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। जस्टिस गवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाले अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म होगा। शपथ लेने के बाद जस्टिस गवाई ने सबसे पहले अपनी मां के पैर छुए। इससे पहले जस्टिस गवाई ने महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। तो जस्टिस गवाई का देश के मुख्य न्यायाधीश बनने का सफ़र बहुत शानदार रहा है। एक नज़र डालते हैं उनके इस सफ़र पे। जस्टिस गवाई का जन्म अमरावती में हुआ 1960 में। उनके पिता सूर्यभान गवाई दिग्गज नेता थे। विरासत में उन्हें समाज सेवा का गुण मिला। उनकी पढ़ाई मुंबई, नागपुर और अमरावती में हुई और अमरावती विश्वविद्यालय से ही उन्होंने लॉ की डिग्री ली। स्थानीय अदालत से वकालत की शुरुआत की। 2001 में जज बनने का प्रस्ताव दिया। प्रक्रिया में 2 साल से अधिक का वक्त लगा। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने। 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी जज बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो उनका जो पूरा ये सफ़र रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि जस्टिस गवाई ने कौन से बड़े फैसले दिए हैं। तो उनके बड़े फैसलों पर एक नज़र। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का फैसला उनके नाम है 2022 में। वाणियार आरक्षण अवैध 2022 का ये फैसला था। 2023 में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत उन्हीं का फैसला था। नोटबंदी को वैध ठहराना 2023 में यह फैसला आया था जस्टिस गवाई का। सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ईडी निदेशक कार्यकाल विस्तार अवैध है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक 2024 में उनका फैसला था। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत। ये कुछ बड़े फैसले हैं जो उन्होंने लिए। जस्टिस BR गवाई की मां ने NDTV के साथ एक खास बातचीत की है और कहा है कि उनके बेटे को न्याय के रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता और ये भी कहा कि उनका बेटा सादगी की मिसाल है। साहब के साथ रहता था। साहब MLC थे तो उस टाइम रूम में लोगों मुंबई में क्या है, खाने को मिलता है मगर रहने को जगह नहीं मिलती। तो ये मेरे हॉस्टल में सभी लोग रहते थे। तो ये वरांडे में एक चादर लेके सोता था और वैसा पढ़ाई भी करता था। तो इसका एजुकेशन मैट्रिक मुंबई में हो गया और बाद में उसने कॉमर्स किया। LLB के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मुंबई में किया। थर्ड ईयर मुझे फाइनल ईयर LLB का अमरावती पास किया क्योंकि वो खेती करने के लिए अमरावती आया था। खेती भी उसने तो उन्होंने खेती भी की, उन्होंने गरीब लोगों को खाना भी खिलाया, आपके साथ काम में हाथ भी बटाया और पिताजी के साथ सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लिया। हाँ, सारे काम सो ही इज ऑलराउंडर और कौन से काम की उसको शर्म नहीं है। काम कौन सा बड़ा है काम छोटा है ये उसको ऐसा कुछ लगता नहीं। अभी भी उसके घर में यदि कोई नहीं रहा, कोई मेजबान आ गया तो खुद के हाथ से पानी देता है, खुद शरबत बना के लाके उनको देता है और वो खुद वो मुंह से बोलता है कि जब मैं जज के कुर्सी पर बैठता तब जज, नीचे आ गया तो मैं एक इंसान हूँ। और दिसंबर 2024 में जस्टिस गवाई से हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बात की थी। आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV में आने के लिए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति एक बार आई थी, आप भी थे वहाँ पर। उन्होंने कहा था जेल में जो गरीब लोग, लाचार लोग बंद हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करिए, कुछ करिए। और उसके बाद आपने एक केस में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी, बहुत बड़ी टिप्पणी की कि पर्सनल लिबर्टी के मामले में एक एक दिन काउंट होता है, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जेल भी गए कुछ दिन पहले, नागपुर जेल। अब आपने जो शुरुआत की है वो प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके, कैसे देखते हैं इसको, क्या मन में आपका चला है? सबसे पहले
आपको धन्यवाद। पूरे देश के नागरिकों को मेरा नमस्कार। नालसा एक ऐसी संस्था है कि जिसका उद्देश्य यह है कि इस देश का हर नागरिक, वो गरीब हो, आदिवासी हो या पिछड़े जमात का हो, जो आर्थिक स्थिति से वकील को नहीं लगा सकता, उस तक न्याय पहुंचना चाहिए। और इसके लिए नालसा काफ़ी कार्यरत है। अभी पूरे देश भर में नालसा डिफेंस काउंसिल्स भी प्रोवाइड कर रही है। और जो प्रिजनर्स है, काफ़ी देश में काफ़ी संख्या में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, सालों साल केसेस चल रही है, केस को कुछ लॉजिकल एंड तक नहीं जा रहे मगर जेल में पड़े हुए, ऐसे कैदियों के उनको रिहा करने के लिए भी नालसा काफ़ी तौर पे काम कर रही है। और रही प्रिजन रिफॉर्म्स की बात, आपने माननीय राष्ट्रपति जी का अभी जस्ट कुछ समय पहले उनका उल्लेख किया। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि वो जब गवर्नर थी झारखंड की, तो वो एक बार गई जेल और उन्होंने देखा कि काफ़ी आदिवासी गरीब लोग जेल में पड़े हुए और छोटे छोटे मुकदमे हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस है, उसके लिए उन्हें महीनों महीनों सालों सालों तक जेल में सड़ा पड़ना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो आदिवासी लोग हैं जेल में, उनकी बीवियाँ वकीलों के पास जाने को डरती है कि उन्हें लगता है कि उनके पास जो कुछ एक आधा गहना बचा है वो भी चला न जाए। जो जेल के कैदी है उनको भी मूलभूत हक है। जस्ट बिकॉज somebody is convicted or for that matter under trial, he cannot be deprived of his human rights. ह्यूमन राइट जो है वो बेसिक राइट्स है, आदमी को गरिमाय पद्धति से जीने के लिए जो इसकी आवश्यकता है, तो उनके भी राइट्स है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और नालसा का ये प्रयास है कि जिस तरह से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पूरे देश भर में जो नीडी है, जो गर्जू है, उस तक पहुँचे, उसी के साथ जो प्रिजनर्स है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, जो इवन आफ्टर कन्विक्शन जो प्रिजनर्स जेल में पड़े हुए, उनको बेल मिलने के लिए उनकी पूरी सहायता की जा रही है। जी सर, काफ़ी अहम आपने बात की। एक ऐसा अभियान है जो देश में शायद पहली बार होगा कि जब 70 साल यानी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन और उससे ऊपर के जो लोग हैं, कैदी हैं, और साथ में जो गंभीर रूप से बीमार हैं, टर्मिनल इलनेस से जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विचार कहाँ से आया कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? क्या कोई केस स्टडी था आपके पास? भी कुछ समय पहले आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक 93 साल की महिला जो थी, वो काफ़ी सालों से जेल में वो शी वॉज जस्ट इनकार्सनेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उस समय कुछ अखबारों में भी उस बारे में लिख के आया था। उसके बाद में नालसा ने विचार किया कि सालों साल जो ऐसे लोग हैं जो जिनको मे बी फॉर ईयर्स टुगेदर उनके केसेस नहीं लग सकेंगी। हमारे सामने काफ़ी केसेस आती है कि कोई कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज में है, कोई रीनल डिसीजेज से बीमार है, लास्ट स्टेज में। ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो भी स्पेशल एक मूवमेंट करनी चाहिए। इस विचार से नालसा ने ये स्पेशल मूवमेंट चालू की है। जी सर, एक और चीज़ है कि नालसा, अब आप ये समझ रहे हैं चीज़ें, संवेदनशीलता देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, गरीब है, लाचार है, उसके पास कुछ नहीं है, ऊपर से उम्र दराज भी है, बीमार भी है। ये काम आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं प्रशासन को करना चाहिए था? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये आपके ऊपर। ये प्रशासन से करना चाहिए था। अभी नालसा भी जो है वो तो जो आर्टिकल 39 है, 39 है राइट टू जस्टिस, उसके बाद जो अपने पार्लियामेंट में जो एक्ट, लीगल एड सर्विसेज एक्ट जो पारित किया, उसी के अंदर नालसा कार्यरत है। कई बार हमने देखा कि लीगल एड में जो पैनल में जो वकील होते हैं, या तो अब एक केस सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले आया था जिसमें पिटिशनर ही इन पर्सन अपीयर होके कह रहे थे कि हमारा जो लीगल एड का एडवोकेट था वो अपीयर नहीं होता है। तो क्वालिटी ऑफ दिस लॉयर्स को, अच्छे वकील हों, लीगल एड में अच्छी तरह पैरवी करें, इसके लिए भी कोई आप लोग का कोई कदम उठा रहे हैं? भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन था, तो हमने प्रक्रिया चालू की है कि
जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है जो लीगल एड का कार्य करना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन मंगवाए गए। उन एप्लीकेशन के स्क्रूटिनी के बाद में एक सीनियर लॉयर्स जिसमें 2-3 सीनियर लॉयर्स है हु आर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, वो उन वकीलों का इंटरव्यू करेंगे, साक्षात्कार करेंगे और उसके बाद में जो अच्छे वकील लगते हैं हु आर फाउंड टू बी डिजर्विंग टू डिफेंड द हेल्पलेस सिटीजन्स, उनका चयन किया जाएगा। तो पूरा जो SC-LSC का जो पैनल है उसको रिफॉर्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हम जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने भी ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर करके अच्छे वकीलों को इनवाइट किया जाना चाहिए, उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस जो न्याय सबके लिए वो नालसा का जो ब्रीद वाक्य है वो सही तरह से पूरा हो, इसके लिए उनसे भी हम कार्यरत होने की विनती करेंगे। सर, अभी आप नागपुर जेल गए थे, आपको कुछ कमी लगी? काफ़ी समस्याएं वहाँ पे भी ऑन अ जुडिशियल साइड ऑल्सो दिस कोर्ट इज सीज ऑफ PIL जिसमें यानी प्रिजनर्स की समस्या के बारे में, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में कोर्ट कुछ मॉनिटर कर रहा है। काफ़ी सवाल है। एक तो था ओवर क्राउडिंग का, तो जो 1000 लोगों की व्यवस्था है तो वहाँ पे 1800-1900 लोग रह रहे हैं। उसके बाद में स्टाफ नहीं है, मेडिकल जो डॉक्टर्स रहने चाहिए वहाँ पे अगर समझो 4 डॉक्टर की ज़रूरत है तो 1 डॉक्टर से काम चला रहा है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हम जानते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया, यानी कि उसे अभी टाला गया है और उसे रीनेगोशिएट करने की बात है। लेकिन इससे पाकिस्तान में संकट खड़ा हो गया है। सिंधु जल संधि के ऊपर एक अपील की है पाकिस्तान ने भारत से कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करे। अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील आई है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने इस अपील में ये लिखा है कि फैसले से पाकिस्तान में संकट हो जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत को पत्र लिखा है और लिखकर इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए थे, जो कड़े कदम उठाए गए, उसमें एक ये था कि सिंधु जल समझौते को स्थगित कर देना। सिंधु जल समझौता ये पहली बार था जब जिसे स्थगित किया गया, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव रहा है अब तक इसे स्थगित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार काफ़ी कड़ा कदम उठाया गया पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए और ये देखते हुए कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और हो रही हैं। तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को इस समय अबेंस में रखा हुआ है और सीज फायर के बाद भी ये जो सिंधु जल समझौता है वो स्थगित ही है। इसको अब एक बार रीनेगोशिएट करने की पहले बात थी, लेकिन अभी इसे स्थगित करके रखा गया है। अब खबर ये आ रही है इस वक्त के पानी का जो वहाँ पर संकट होगा भविष्य में, उसे देखते हुए पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा जो ये खबर हमें दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये अपील उनके जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से की गई है। अखिलेश, इसमें जो अपील है, अभी फिलहाल स्थिति ये है कि सिंधु जल समझौता स्थगित ही है सीज फायर के बाद भी, और पाकिस्तान में एक जल संकट इससे खड़ा होने का अंदेशा है। बिल्कुल नगमा, और पीएम मोदी अपने राष्ट्रपति संबोधन में कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, और इसीलिए जब सीज फायर हुआ था तब भी सूत्रों ने स्पष्ट किया था कि इसमें जो भारत ने फैसला किया है सिंधु जल संधि को स्थगित करने का, उस पर कोई दोबारा विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इसको लेकर के खलबली है। जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान पानी, तमाम चीजों की निर्भरता इन 3 नदियों के पानी पर है, और जिस तरह से भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला किया है उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे, लेकिन भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक भारत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार नहीं करेगा। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पाकिस्तान के का जो जल संसाधन मंत्रालय है उसने भारत को चिट्ठी लिखी है इस बारे में, और भारत से ये अपील की, दरख्वास्त की है कि भारत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे, जिसमें भारत ने कहा है कि सिंधु जल संधि को अबेंस में रखा जाएगा, स्थगित किया जाएगा। जो सरकार के यहाँ सूत्रों में बता रहे हैं कि ये जो पत्र मिला है, लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय जो वो अपनी ओर से जवाब देगा।
क्योंकि ये भारत स्पष्ट कर चुका है कि वो इस फैसले पर अभी दोबारा विचार करने को तैयार नहीं है। साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि जो ये फैसला किया गया कि सिंधु जल संधि को एवेंस में रखा जाए, इसको लागू करने के लिए 3 चरणों में काम किया जा रहा है। एक चरण तो वो है जिसमें कि तुरंत फैसले किए जा रहे हैं, जिसमें कि आप देख भी रही होंगी कि लगातार जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको पानी को रोकना और उसके पानी को छोड़ना, ये सब चीजें की जा रही हैं। दूसरा चरण ये है जिसमें कि मध्यकाल में ये होगा कि भारत इस पर जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या बढ़ाए, जो परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनमें तेजी लाई जाए। और तीसरा दीर्घकालीन ये होगा कि इस पर बड़े बांध बनाए जाए ताकि इस पानी का इस्तेमाल भारत अपने लिए कर सके। तो भारत इसको लेकर के बहुत गंभीर है। भारत ये मानता है कि ये जो संधि हुई थी भारत के पक्ष में नहीं थी और इसलिए अब भारत ने फैसला किया है कि इसको अब स्थगित रखा जाएगा। धन्यवाद आपका अखिलेश इस जानकारी के लिए। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की है भारत से, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है भारत अभी इस पर गौर नहीं कर रहा है। कल ही प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, और ये जवाब था बिलावल भुट्टो का भी एक तरह से, जिसने कहा था पहले कि खून और पानी की बात की थी, और ये भी कि टेरर और टॉक साथ नहीं चलेंगे।